हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष दुबे। आज की क्लास में मैं स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ये ज़रूर पूछा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन निश्चित आते हैं। तो उसी के कंसर्न में आज का हमने टॉपिक चयन किया है, जो स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म करके है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म को जानेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। आप देखिए, संरचनावाद की परिभाषा यहाँ पे है, एन एनालिटिकल मेथड दैट स्टडीज अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इन कल्चरल फेनोमेना, लैंग्वेज, लिटरेचर, मिथ्स बाय एग्जामिनिंग रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन सिस्टम। इट सीक्स टू अनकवर द ग्रामर और कोड दैट गवर्न मीनिंग प्रोडक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जानना आपको बेहद जरूरी हो जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म की ये परिभाषा है। परिभाषा क्या कह रही है स्टूडेंट? परिभाषा कह रही है कि स्ट्रक्चरलिज्म एक विश्लेषणात्मक पद्धति है, ठीक है ना। और ये पद्धति कैसी है? ऐसी पद्धति है, यानी कि ऐसा मेथड है जो किसी प्रणाली के या किसी सिस्टम के तत्वों के बीच संबंधों की जांच करके उसकी सांस्कृतिक घटनाओं, कल्चरल फेनोमेना जो है, जैसे भाषा हो गया, साहित्य हो गया या मिथ हो गया, उसमें अंतर्निहित संरचनाओं का अध्ययन करती है। यानी कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म टॉक नॉट ओनली अबाउट द सरफेस, ऊपरी सतह की बात नहीं करता। किसी सांस्कृतिक घटना में या किसी कल्चरल फेनामेना के को जब हम लिटरेचर के रूप में लिखते हैं, जब उसको मॉन्यूस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ सतही तथ्यों को, सतही घटनाओं को प्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि जो घटना होती है, जिस घटना का वर्णन होता है, उस घटना को उसकी भाषा, उसकी साहित्य और उसके मिथक में, उसकी जो मिथ है उसके अंदर उसकी क्या संरचना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका अध्ययन करती है। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म साहित्य के किसी आ, आ, पार्ट को, या कोई भी पोयम है या कोई भी ड्रामा है या कोई भी नॉवेल है या कोई भी स्ट्रीम ऑफ लिटरेचर है, साहित्य की कोई भी धारा, ईच एंड एवरीथिंग जो मानूस्क्रिप्ट होता है, जो घटनाओं का वर्णन होता है, उस घटनाओं के वर्णन को सतही रूप में अध्ययन नहीं करता, बल्कि इट स्टडी द स्ट्रक्चर इनहेरेंट, उस स्ट्रक्चर को जो इनहेरेंट होता है, कहाँ? अंदर होता है। वो जो संरचना है उस भाषा की, उस साहित्य की, उस घटना की, उस मिथ की जो संरचना है, उसकी स्टडी करता है, जो दिखाई नहीं देती, आउटर आउटर नहीं होती, इंटरनल होती है, उसका अध्ययन करता है। और स्ट्रक्चरलिज्म क्या करता है? स्ट्रक्चरलिज्म ट्राई टू अनकवर द ग्रामर और कोड दैट गवर्न मीनिंग प्रोडक्शंस, उस व्याकरण का, उस संहिता का, उस व्यवस्था का अध्ययन करने का प्रयास करता है, उसको रिवील करने का प्रयास करता है, जिससे मीनिंग क्रिएट होती है। हाँ? तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म शब्दों के, साहित्य में जो शब्द उपयोग हुए हैं, लिटरेचर का जो शब्द उपयोग हुआ है, मिथक का जो शब्द उपयोग हुआ है, उन शब्दों की स्ट्रक्चर को, उसकी वास्तविक मीनिंग को निकालने के लिए स्टडी करता है। ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि ये आप काफी आसानी से समझ गए होंगे। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लिए कहा जाता है कि ये भी एक सैद्धांतिक आंदोलन है ना। संरचनाओं की स्थिरता पर प्रश्न उठा करके ये आता है। जैसे कि जो संरचना है, पोस्ट का मतलब कि बाद का, स्ट्रक्चर के बाद आया, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद ये जो मूवमेंट आया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, ये स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है। क्या आलोचना करता है? कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म स्टडी ओनली द, यू कैन से, ग्रामेटिकल पार्ट, और यू कैन से द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट्स आर इनहेरेंट। ठीक है? बट द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर दैट्स आर इनहेरेंट इज नॉट द, you can say, static, but it is the, you can say, temporary, or you can say changing prospect। यानी कि संरचनाओं में स्थिरता नहीं होती,
संरचनाएं क्या होती है? संरचना जो है कि वो बताता है कि संरचना स्थिर नहीं होती है, बल्कि वो लगातार विलंबित होती रहती है। उसकी आलोचना करता है, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के जस्ट अपोजिट में ये बात आई है। ये भी एक थियोरिटिकल मूवमेंट है, क्रिटिसाइज करता है किसको? स्ट्रक्चरलिज्म को। क्वेश्चन करता है, क्या करता है? ऑन इट्स स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को, चैलेंजिंग बाइनरी पोजिशन, ठीक है, एंड एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ पावर, डिस्कोर्स एंड स्टेबिलिटी इन मीनिंग प्रोडक्शंस, ठीक है। इट asserts that meaning is never fixed but constantly deferred। ये कहता है कि किसी भी साहित्य का जो अर्थ होता है वह अस्थाई नहीं होता, स्थिर नहीं होता, बल्कि लगातार विलंबित होता रहता है, लगातार उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के मध्य एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। अब आती है बात कि एक एक जो इस थियरी के जो फोर फादर्स थे उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, इसमें फर्डिनेंडी saussure का नाम आता है। ये आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक थे, ठीक है ना। इनकी एक बुक आई थी, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, 1916 में, जैसा कि अभी हमने बताया था। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916 में आई थी। ये सामान्य भाषा विज्ञान पाठ्यक्रम है। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में जो फर्डिनेंड डी सॉस्योर ने डिफाइन किया है, उसमें तीन बातें इन्होंने कहा है। कॉन्सेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस, इनकी जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट है इस किताब का, इस किताब में तीन बातें बताई गई हैं। एक तो लैंग वर्सेस पैरोल, ठीक है। दूसरा शाइन इक्वल सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड, ठीक है। इन तीनों चीजों को हम समझेंगे। और चौथा है सिंक्रोनिक वर्सेस डाइक्रोनिक। क्या है ये तीनों चीजें? लैंग वर्सेस पैरोल मतलब सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल स्पीच, सामान्य भाषा बनाम स्टेटमेंट, यानी कि प्रणाली बनाम व्यक्तिगत भाषा। ये क्या कहता है? प्रणाली का मतलब सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो स्टैटिक मोड में, एक फिक्स्ड मोड में अपनी व्याख्या करता है। जबकि जो इंडिविजुअल स्पीच है, इंडिविजुअल स्पीच जो व्यक्तिगत भाषण है, उसका ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं होता है, उसका प्रोस्पेक्ट इससे अलग होता है। ये बात आ जाती है यहाँ पे। तो ये आपको ये ध्यान देने की बेहद सख्त जरूरत है कि आपको ये कंटेंट हमेशा समझने की जरूरत पड़ेगी। तीन जो बातें फर्डिनेंड डी saussure ने कही, पहला तो इन्होंने कहा लॉन्ग एंड पैरो। लॉन्ग्स रेफर्स टू द अंडरलाइन सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ये लॉग जो है ना, LANGV, लॉन्ग, ये क्या करता है? ये रेफर्स टू द अंडरलाइन सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के अंतर्निहित व्यवस्था को रेफर करता है। जो भाषा में जो कंटेंट में इंटरनल इनहेरेंट है, उसको करता है प्रेजेंट। और पैरोल क्या करता है? वाइल पैरोल रेफर्स टू इंडिविजुअल स्पीच, है ना, इंडिविजुअल स्पीच आर एक्ट्स, जबकि पैरोल व्यक्ति के उसके स्पीच को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये अंतर है। जैसे कोई राइटर लिखता है, राइटर ने एक लाइन लिख दिया, आप इस एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। राइटर ने एक लाइन लिखा, तो राइटर की लाइन जो लिखी गई, उस लाइन में दो बातें होती है। एक तो बात यह है कि जो भाषा है, उस भाषा का जो बेसिक अर्थ है, जो लिटरल मीनिंग है, एक तो वो उसका अर्थ हो जाता है। दूसरा दूसरा अर्थ क्या होता है? व्यक्ति की विचारधारा। भाषा का लिटरल मीनिंग से हट करके इंडिविजुअल स्पीच हो सकती है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है, जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी शब्द का, उस स्ट्रक्चर में दो बातें होती है। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब कि जो भाषा का लिटरल मीनिंग है। पैरोल, पैरोल का मतलब भाषा को पढ़ने वाला या लिखने वाला, उसकी नियति के अनुसार क्या मीनिंग है। ये दो बातें होती हैं। तो जो फर्डिनेंड का ये थियरी है, उनके जो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1960 में जो बुक लिखा है उन्होंने, उसमें ये दो बातें, पहली बात में ये दो चीजें इन्होंने बताया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने, साइन इक्वल, आप स्क्रीन पर देखिए, साइन इक्वल सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सिग्निफायर क्या होता है और सिग्निफाइड क्या होता है, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड को समझ लेंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, बहुत इजी है।
सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, क्या होता है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। ये आप जान जाएंगे तो बहुत आसानी से इनकी चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड क्या है। फर्डिनेंड ने बताया कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का एक आर्बिट्रेरी रिलेशन होता है, मतलब मनमाना रिलेशन होता है। ठीक है। सिग्निफायर जो होता है वह चिन्हक इसको हिंदी में कहते हैं, और सिग्निफाइड को चिन्हित कहते हैं। बड़ा सिंपल सा जो है कि यहाँ पे नेचर आपको मिलेगा देखने को दोनों का। सिग्निफायर जो है द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, ठीक है, और सिग्निफाइड जो है द कॉन्सेप्ट इट रिप्रेजेंट्स। बस यही अंतर है। सिग्निफायर मतलब इस शब्द का जो रूप है, शब्द का जो रूप है वो सिग्निफायर है। जैसे शब्द लिखा जाए, जैसे एप्पल, APPL, एप्पल। एप्पल क्या है? ये सिग्निफायर है, शब्द अपने फॉर्मेट में है। ए लिखा, P लिखा, L लिखा, E लिखा, ये सिग्निफायर हो गया। लेकिन सिग्निफाइड क्या है? सिग्निफाइड इज नॉट द सिग्निफायर। सिग्निफाइड इज द मीनिंग, उसका अर्थ है। सिग्निफाइड जो कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सेव एक फल को प्रेजेंट कर रहा है। ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड का डिफरेंस है। और दोनों जब मिल जाता है तो इसको शाइन कहते हैं। शाइन का मतलब क्या होता है? निर्देश, चिन्ह। ठीक है, चिन्ह। ये जो वर्ड है, एक वर्ड का चिन्ह और एक उस वर्ड के अर्थ का चिन्ह। तो वर्ड का चिन्ह क्या है? सिग्निफायर। सिग्निफायर में किसको कहेंगे? APPL, ये सिग्निफायर हो गया। लेकिन सिग्निफायर की मीनिंग क्या है? एप्पल की मीनिंग क्या है? सेव है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सेव है, एक फ्रूट है। तो दोनों जब मिल गया, फ्रूट मिल गया और फ्रूट को इंडिकेट करने वाला चिन्हक मिल गया, तो चिन्हक और चिन्हित जब मिला तो कॉन्सेप्ट किसका बना? सेव का कॉन्सेप्ट बना। तो ये भी फर्डिनेंट का दूसरा प्रोस्पेक्ट है जो इस किताब में है। लॉन्ग वर्सेस पैरोल के अलावा दूसरा उनका शाइन इक्वल सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड। ठीक है। अब तीसरी बात इन्होंने जो किया है, ये सिंक्रोनिक वर्सेस डाइक्रोनिक किए हैं। स्टैटिक वर्सेस हिस्टोरिकल स्टडी कर सकते हैं। सिंक्रोनिक का मतलब स्टैटिक, और डाइक्रोनिक का मतलब हिस्टोरिकल स्टडी। एक कालिक बनाम दीर्घकालिक, स्थिर बनाम ऐतिहासिक अध्ययन। सिंक्रोनिक का मतलब होता है स्थिर स्टडी, यानी कि सिंक्रोनिक एनालिसिस स्टडीज लैंग्वेज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। भाषा किसी घटना के उसी समय का अध्ययन करती है जिस समय वह घटना घटी। ये सिंक्रोनिक हो गया। ठीक है। और डाइक्रोनिक क्या है? डाइक्रोनिक कहता है डाइक्रोनिक एनालिसिस स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम। भाषा का जो विकास समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो डाइक्रोनिक है। देखिए, बड़ा सिंपल सा अंतर है। सिंक्रोनिक का मतलब कि भाषा भाषा के द्वारा किसी घटना को उसी रूप में प्रेजेंट किया जाता है जिस समय वह घटना घटी। टाइम का इसमें जो है कि मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर टाइम है इसमें। सिंक्रोनिक का मतलब द मैटर और कंटेंट इज स्टडीड बाय द राइटर एज इट वाज हैपेंड एट द टाइम। जिस समय वो घटना घटी उस समय के अनुकूल उस घटना का जो वर्णन है वो दैट इज सिंक्रोनिक। बट डाइक्रोनिक क्या है? डाइक्रोनिक कहता है कि द कंटेंट इज चेंज्ड ओवर द टाइम, समयानुसार। यानी कि कोई घटना बहुत पहले घटी है, आज के प्रोस्पेक्ट में जब हम स्टडी करेंगे तो ये डाइक्रोनिक हो जाएगा। ठीक है। तो समय अनुसार वो घटना घटती है। तो एक कालिक बनाम दीर्घकालिक। ठीक है। तो ये फर्डिनेंड डी सॉसर की बुक में ये बात आया है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ये जो देख रहे हैं आप ना, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चन जरूर आता है। 1916 में है, तो आप लॉन्ग वर्सेस पैरोल, साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, इसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो इसके फाउंडर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, जो संरचनात्मक मानव शास्त्र के जो संस्थापक रहे हैं, उनका नाम है क्लाडी लेवी स्ट्रॉस। इनकी एक किताब आई है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, 1958 में आई है, जिसको संरचनात्मक मानव शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना।
इनका जो मेजर मेजर कंट्रीब्यूशंस है वो ये है कि रिश्तेदारी प्रणाली और मिथकों पर संरचनावाद को लागू किया, मतलब अप्लाइड स्ट्रक्चरलिज्म टू किनशिप सिस्टम एंड मिथ्स। फेमस एनालिसिस इनका जो है वो है बाइनरी पोजीशन इन मिथ्स, रा कुक्ड नेचर, कच्चा पक्का प्रकृति इत्यादि पर इनका जो है कि ये रहा। अगले रोनाल्ड बार्थी रहे हैं 1915 से, संकेत विज्ञान के महारथी थे। स्ट्रक्चरलिस्टिक फेज, संरचनावादी चरण इन्होंने दिया है। एक किताब इन्होंने लिखा है जिसका नाम है माइथोलॉजीज, ठीक है। इसमें इन्होंने एनालिसिस ऑफ पॉपुलर कल्चर, लोकप्रिय संस्कृतियों का विश्लेषण किया है इन्होंने। तो ये भी स्ट्रक्चरलिज्म का है। ट्रांजिशनल वर्क जो है वो डिटेल एनालिसिस ऑफ बाल्जिज स्टोरी है, एस जेड बाल्जा की कहानी का विस्तृत विश्लेषण है। इसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट आ जाता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है, डेथ ऑफ द ऑथर। डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब ये नहीं होता कि ऑथर की मृत्यु हो जाती है। 1967 में ये कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब होता है कि ऑथर ने जो लिखा है उस लेख को ऑथर के विचारों के अनुसार हम नहीं पढ़ते, बल्कि रीडर के अनुसार उसकी मीनिंग की जाती है। रीडर क्रिएट्स मीनिंग होता है। लेखक की मृत्यु मतलब पाठक अर्थ रचता है, जो रीडर होता है वो अपने अनुसार उसका अर्थ लगा लेता है, उसमें ऑथर को क्या कर दिया जाता है, हिट कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट में ये है। ठीक है, जैकस डेरिडा इसके फाउंडर थे। डीकंस्ट्रक्शन का इसमें सिद्धांत आता है, इसकी हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, और शेष कंटेंट हम फिर अगली क्लास में आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप रेगुलर करिए। दूसरे पार्ट में हम फिर दूसरी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, सी यू द डे आफ्टर।